मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है रूस का उत्थान। आज हम ये जानेंगे कि किन परिस्थितियों से निकलकर रूस का उत्थान हुआ और किन शासकों ने रूस पर अपना शासन किया। 16वीं शताब्दी तक रूस कोई सुसंगठित राज्य नहीं था, बल्कि ये छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था और इन कबीलों की अपनी अलग अलग संस्थाएं थीं। ये संस्थाएं अपने अपने कबीलों की प्रशासनिक व्यवस्था को देखा करती थी। रूस की इसी स्थिति का लाभ उठाकर एशियाई बर्बर मुगल ततारियों ने रूस पर आक्रमण किया और लगभग 100 सालों तक वहां पर शासन किया। रूस में उस समय कोई केंद्रीय शक्तिशाली सत्ता नहीं थी जो पूरे रूस का नेतृत्व कर सके। इसी परिस्थिति का लाभ उठाकर मुगल ततारियों ने रूस पर आक्रमण किया था। लेकिन मास्को के शासक इवान महान या इवान भयंकर ने इन आक्रमणकारियों को खदेड़कर रूस को मुक्ति दिलाई थी और इसी इवान महान ने अंतिम रोमन सम्राट कैस्टाइन 11 की भतीजे से विवाह कर जार की उपाधि धारण की थी। जार संपूर्ण रूस के सम्राट को कहा जाता था। इस इवान ने 1662 से 1505 तक शासन किया। इवान महान के बाद कई सारे शासक हुए, जिनमें पीटर महान सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। अब हम पीटर महान के बारे में जानेंगे। पीटर महान रोमानोव राजवंश के संस्थापक माइकेल रोमानोव का ग्रैंडसन था। इसका जन्म 30 मई 1672 को हुआ था। इसके पिता का नाम एलेक्सिस था और इसकी एक बहन थी जिसका नाम था सोफिया। पीटर महान रूस के महान शासकों में गिना जाता है। अब इसकी गृह नीति के बारे में जानेंगे। पीटर महान जब रूस का जार बनता है तो उसके सामने कई समस्याएं खड़ी होती हैं। सबसे पहले उसने इन समस्याओं का निराकरण किया। उसकी पहली समस्या थी स्ट्रेलसी नामक अंगरक्षक दल। ये दल इसकी सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि ये दल इसकी बहन सोफिया के पुत्र एलेक्सिस को गद्दी पर बैठाना चाहता था। और जब पीटर 1697 में अपनी विदेश यात्रा पर गया हुआ था तो उसकी इसी विदेश यात्रा का लाभ उठाकर इस दल ने विद्रोह कर दिया। लेकिन जब पीटर को इस विद्रोह का पता चला तो तुरंत वो विदेश यात्रा से वापस लौटता है और इस विद्रोह का दमन करता है। विद्रोह का दमन करने के साथ साथ वो इस अंगरक्षक दल को ही समाप्त कर देता है। तो इस तरह वो अपनी पहली समस्या को सुलझा लेता है। उसकी दूसरी समस्या थी वायर्स नामक रूसी सामंती बाधा। ये सभा सामंतों की एक सभा थी और ये सामंत अत्यंत ही शक्तिशाली और रूढ़िवादी थे, यानी कि ये पुरानी चली आ रही परंपराओं को ही मान्यता देते थे, किसी भी नई चीज़ को नहीं अपनाते थे। लेकिन पीटर महान रूस का वेस्टर्नाइजेशन करना चाहता था। उसे पश्चिमी यूरोपीय सभ्यता के बराबर लाना चाहता था, जो इस सभा का दमन किए बिना नहीं हो सकता था। पीटर ने इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले इस सभा के जगह पर एक नई सभा का गठन किया और उस सभा में उन्हीं लोगों को शामिल किया जो राजभक्त थे या उसके प्रति उत्तरदायी थे। और इस नई सभा में जितने भी अधिकारी थे उनकी नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने का अधिकार केवल पीटर महान के पास ही था। तो इस तरीके से जो नई संस्था बनी वो पूरी तरीके से पीटर महान के प्रति उत्तरदायी थी। पीटर की तीसरी बाधा थी वहाँ के रूढ़िवादी एवं स्वतंत्र रूसी चर्च। पीटर चर्च को अपनी राजशाही सत्ता के लिए सुदृढ़ता चाहता था, ताकि इन चर्चों की सहायता से वो अपना राज्य अच्छे और सुचारू रूप से चला सके। इसके लिए सबसे पहले उसने इन चर्चों के प्रति अपनी निष्ठा को प्रकट किया। लेकिन 1700 में जब इस रूसी धर्माध्यक्ष की मृत्यु हो गई, उसके बाद
उसने इन चर्च में किसी भी नए धर्माधिकारी को नियुक्त नहीं होने दिया, बल्कि उसने अपनी एक धार्मिक संस्था बनाई जिसका नाम था होली सनद। इस संस्था में जितने भी अधिकारी थे वो पीटर महान द्वारा ही नियुक्त किए गए थे और पीटर महान खुद इस संस्था का सर्वोच्च अधिकारी बनता है। इस तरीके से नई चर्च पूरी तरीके से पीटर के महान के हाथों में थी। इन समस्याओं के निराकरण के बाद पीटर महान ने रूस में कुछ सुधार काम भी किए। अब इसके सुधारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला सुधार किया सेना और जहाजी बेड़े का निर्माण। पीटर महान ने एक नियंत्रित और अनुशासित राजकीय सेना का निर्माण किया और इसकी भर्ती के लिए एक प्रणाली अपनाई। इस सेना के लिए उसने शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए ही द्वार खोल रखे थे और अभिजात वर्ग मतलब कुलीन वर्ग के लोगों के लिए ये सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी गई थी। इस सेना को जर्मन सेना के समान ही वर्दी और प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके अलावा पीटर महान ने जहाजी बेड़ों का भी निर्माण करवाया। रूसी जहाज के प्रथम स्वाइन को 1703 में समुद्र में उतारा गया था। पीटर महान की मृत्यु के समय जहाजी बेड़ों का बड़े स्तर पर निर्माण होने लगा था। रूस के पास कई युद्धपोत भी हो गए थे। अगला सुधार है प्रशासनिक पुनर्गठन। उसने सीनेट नाम की एक संस्था का निर्माण किया था जो रूस की प्रशासनिक व्यवस्था को देखती थी। ये सीनेट वित्त और सैन्य संबंधी कार्य संभालती थी। इस सीनेट को न्याय संबंधी कोई अधिकार नहीं थे। इसके अलावा उसने प्रिकाजो जो रूस के प्रशासनिक निकाय या विभाग थे उन्हें समाप्त कर दिया, क्योंकि ये प्रिकाजो आपस में एक दूसरे के कार्यों में बाधा डालते थे। इनमें संगठन का अभाव था। इनमें एकता की इतनी कमी थी कि ये एक दूसरे के कामों में हमेशा बाधा उत्पन्न किया करते थे। पीटर महान ने प्रिकाजो की जगह कॉलेजियम की स्थापना की थी। ये कॉलेजियम पूरी तरीके से रूस के सम्राट के प्रति उत्तरदायी हुआ करती थी। इसके अलावा पीटर महान ने आर्थिक पुनर्गठन भी किया। आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उसने व्यापार, वाणिज्य और कृषि को बढ़ावा दिया था। पीटर महान ने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किए थे। वो रूस के हर व्यक्तियों को शिक्षित करना चाहता था। वहाँ के स्त्री और पुरुष दोनों को शिक्षित करना चाहता था। इसके लिए उसने वहाँ पर कई विद्यालयों का निर्माण कराया, प्लस एक यूरोपीय भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया। यानी यूरोप में जितनी भी भाषाएं चलती हैं उनमें से एक भाषा का ज्ञान रूस के लोगों को होना अनिवार्य था। उसने सामाजिक जीवन में भी कई सारे परिवर्तन किए। उसने राज दरबार में यूरोपीय वेशभूषा पर अधिक बल दिया। इसके अलावा दाढ़ी बनाना अनिवार्य कर दिया और स्त्रियों को स्वेच्छानुसार विवाह करने की अनुमति प्रदान की। अब पीटर महान की विदेश नीति के बारे में जानते हैं। पीटर महान रूस को अन्य यूरोपीय शक्तियों के समान शक्तिशाली बनाना चाहता था, महत्वपूर्ण देश बनाना चाहता था और रूस के व्यापार में वृद्धि करना चाहता था। इसके लिए उसे काला सागर या बाल्टिक सागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करना था, क्योंकि रूस के पास ना तो अपना कोई अलग बंदरगाह था और ना ही कोई समुद्र तट था। ये चारों ओर से स्थल मार्ग से ही घिरा हुआ था। इसलिए अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उसे इन दोनों सागरों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना था। इसी उद्देश्य को इतिहास में खुली खिड़की प्राप्त करने की इच्छा के नाम से जाना जाता है और इन दो सागरों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उसे स्वीडन और तुर्की के साथ संघर्ष करना पड़ा। अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसने कई प्रयास किए, उसने कई युद्ध और संधियां की और अंत में बाल्टी सागर में
यह खिड़की प्राप्त करने में वो सफल रहा, लेकिन काला सागर को प्राप्त करने में वो सफल नहीं रहा। ये थी पीटर की गृह नीति और उसकी विदेश नीति। पीटर रूस के अन्य जारों में एक महान जार था, इसीलिए उसको पीटर महान के नाम से जाना जाता है। पीटर के बाद कई उत्तराधिकारी हुए, जैसे कैथरीन फर्स्ट, ये 1725 से 1727 तक वहाँ की शासिका रही। इसके बाद पीटर महान का पौत्र पीटर सेकेंड, इसके बाद पीटर महान के भाई इवान की पुत्री जरीना एन, इसके बाद जरीना एन का पुत्र इवान सिक्स, इसके बाद पीटर महान की पुत्री एलिजाबेथ, इसके बाद पीटर थर्ड और इसके बाद कैथराइन सेकेंड। कैथराइन सेकेंड रूस की महत्वपूर्ण शासिकाओं में आती है। इसके बाद हम कैथराइन सेकेंड के बारे में ही पढ़ेंगे।